नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने आज 15 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले चुके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं को सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जिलाधिकारी, मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि अभियान में सक्रिय हैं और मौके पर ही शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर न्याय पंचायत और हर व्यक्ति तक प्रशासनिक सुविधाएं नहीं पहुंच जाती। जन के द्वार ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, आम जन की जो परेशानियां उनको कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों पर सरकार काम करे, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। उनको अपने घर के पास, अपने बहुत नजदीक के स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग आज धरातल पर उतारकर और लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो समस्याएं उनका समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी हैं, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। हमारे सभी मंत्रीगण भी अपने अपने उनके अलग अलग जिले जिसके जो दायित्व में आए हैं उन जिलों में जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी भाग ले रहे हैं और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलेगा जब तक कि हर एक न्याय पंचायत तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहपरिवार ट्यूलिप बल्ब रोपकर नई बागवानी अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 17 प्रजातियों के कुल 4000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं, जिनमें लेक, पर्पल और बाई कलर जैसी आकर्षक किस्में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को निर्देश दिए हैं कि ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने पुष्प उत्पादन, बागवानी, मशरूम और मौन पालन में नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। इस पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश में उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। हरिद्वार में आज माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। सनातनी परंपरा में इस पर्व का बड़ा महत्व बताया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको दरकिनार कर भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। पवित्र स्नान प्रारंभ हो गया है। पौष की पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले इस स्नान को श्रद्धालु लोग, सनातनी लोग बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार कार्तिक मास का स्नान वो भी नारायण की कृतज्ञता के व्यक्त करने के लिए है, माघ मास का स्नान सूर्य की साक्षी में किया जाता है। जिस प्रकार कार्तिक का स्नान तारों की छाव में होता है, यह सूर्य की साक्षी में होता है और दारुण शीत में होता है। ऐसा कहते हैं भगवान नारायण की नित्य पूजा करने से जो उन्हें प्रसन्नता मिलती है। माघ मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल भगवान नारायण देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस समय गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, तिल इत्यादि का दान करना चाहिए और पुरोहित के निमित्त गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ पर वही गंगा का पूजन और गंगा जी में दूध चढ़ाना चाहिए। भगवती गंगा दूध चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान नारायण और साक्षात सूर्य नारायण की साक्षी में जब ये स्नान होता है तो इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। खबर नैनीताल से है, जहां नए साल की शुरुआत में विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज की कैची धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नववर्ष के अवसर पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए कैची धाम पहुंचे। इस दौरान सुबह करीब 5 बजे से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। वहीं कैची धाम पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नववर्ष की शुरुआत करने के लिए बाबा नीम करोली महाराज के धाम से बेहतर और पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। देहरादून में कूड़ा जलाने वालों को लेकर नगर निगम देहरादून अब एक्शन मोड में है। ऐसे लोगों पर अब नगर निगम चालानी कार्रवाई कर रहा है। इसी को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद शिकायतें आई कि लोग कूड़ा जलाकर हाथ नापने का काम कर रहे हैं
उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नगर निगम के कर्मचारियों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही शिक्षण संस्थान और दुकानदारों के भी चालान किए गए हैं जहां पर इस तरह के कार्य किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कुछ समय से यह शिकायत काफ़ी बढ़ी है जिन पर नियंत्रण किया जा रहा है। ये पिछले दिनों काफ़ी जैसे जैसे थोड़ी सी टेम्परेचर और काफ़ी गिरा है, उसके संदर्भ में अवगत कराना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो है शिकायतें मिल रही थी कि कूड़ा खुले में जला के लोग जो है उसका इस्तेमाल जो है हाथ सेकने में, तापने में लगा रहे हैं। तो ऐसे कई हमारे कर्मचारी भी पाए गए, पकड़े गए, जिनके की सुबह की पारी में देखा गया कि वे लोग खुद ही स्वयं कूड़े में आग लगा रहे थे, तो उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करी गई है। 500 के चालान उनके करे गए। साथ ही साथ कुछ हमारे शिक्षण संस्थाएं जैसे वेलहम्स गर्ल्स स्कूल है, उनके ऊपर भी 10,000 रुपये की कार्रवाई की गई है ताकि वे लोग जो है खुले में अपने यहाँ जो पत्ते और जो ग्रीन वेस्ट था उसका ना जलाएं। और साथ ही साथ कई दुकानदार ऐसे जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे जो है इसके संदर्भ में आग लगाई भी थी कचरे पे, उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे अभी ठंड बढ़ी तो इसमें जो है इन घटनाओं की संख्या जो है काफ़ी बढ़ी है, जिस पे कि नियंत्रण किया जा रहा है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की लड़कियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यह बयान अस्वीकार्य है और बीजेपी सरकार की नैतिकता पर सवाल उठता है। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि रेखा आर्या के पति पर FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बयान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की गंभीर चुनौती भी पेश की है। जिस तरीके से प्रदेश की मंत्री रेखा आर्या जी के पति ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक आपत्तिजनक बयान दिया है, कांग्रेस इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करती है। और ये स्पष्ट हो गया है कि जो नारा सत्ता में बैठे लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर भाजपा के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी सुरक्षित रह सके तभी तो ये हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो तत्काल प्रभाव से मंत्री के पति पर FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें। रुड़की के गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में आज विधायक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम नारसन विकास खंड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप खनक्रियाल की अगुवाई में हुआ है, जिसमें नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मंगलौर विधानसभा के सभी क्षेत्रों के छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आज का दौर सभी छात्रों के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका है और पूरे दिल के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी पूरा महत्व देना चाहिए और साथ ही सरकार को चाहिए कि सभी खेलों में प्रथम आने वाले छात्रों को नौकरी दे। देखिए, जो खेल महाकुंभ है इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कल्चर के प्रति ज़्यादा रुझान दिखा रहा है उसे इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से हटा करके प्लेग्राउंड कल्चर पर लाना है। तो इस मेन उद्देश्य हमारा खेल महाकुंभ का यही है। उसी के अंतर्गत हम विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक हमने न्याय पंचायत स्तर पे कर दिया है, विधानसभा हमारा चल रहा है, इसके बाद हमारा सांसद होगा और इसके लास्ट में जो है हमारा मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी राज्य स्तर पे। एक अच्छी पहल है और जितने अधिकारी इसमें और अध्यापकगण सम्मिलित हैं, जितने विभाग सम्मिलित हैं, मैं सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। बच्चों को, जितने बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मैं उनको बहुत स्वागत करता हूं। जो जीते हैं उनके लिए बहुत ही बधाई। और मैंने खेल भावना के साथ ये खेल हो और जैसे ये खेल हो रहा है ऐसे ही सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी आगे आना चाहिए। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए खेल के मैदान, स्टेडियम्स, मिनी स्टेडियम्स, जिम्नेजियम्स और हर जगह पर खेल शिक्षक, PTI जिसको हम बोलते हैं, वो होने आवश्यक है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज अंतर्गत सामवलदे गांव में बाघ के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान सुखिया के रूप में हुई है। बताया गया कि वह बक्सा समुदाय से ताल्लुक रखती थी। यह घटना उस समय हुई जब सुखिया अपने अन्य साथियों के साथ रोजमर्रा की तरह घर के पास जंगल में लकड़ी लेने गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जंगल में घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर घने जंगल की ओर घसीट ले गया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ महिला को काफी अंदर जंगल में ले जा चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बना हुआ है। सीजन ड्यूटी को हमने देखने के लिए हर साल यहाँ पे राउंड्स पे था, तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं मतलब लाठी डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब सब जानकारी करने को मालूम किया, तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के अंदर, जंगल के काफी अंदर जो है कुछ महिलाएं का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे। और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ जैसा एक बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। तत्काल जो है हमने मौके पर जो है एसएचओ रामनगर को भी बुलाया, हमने यहाँ से फोर्स को भी बुलाया और तुरंत जो हमारे साथ के बंदे थे, हमारे साथ जो फोर्स ट्रैवल कर रही थी उनके बंदों को भी और फॉरेस्ट की भी जो एसडीओ साहब थे वो यहाँ पर थे। तुरंत उन दोनों के साथ जो है मिलकर जॉइंट टीम्स को हमने तुरंत हाथों हाथ रवानगी कर दिया। मतलब विद इन 5 मिनट्स हमने तुरंत हाथों हाथ जो है फॉरेस्ट की मल्टीपल गाड़ी में पुलिस वालों को भी बिठा के, असलेदर पुलिस वालों को भी, मतलब सबको बिठा के जॉइंट टीम हमने रवानगी कर दी और उसी जॉइंट टीम ने जाके बॉडी को रिकवर करके आए हैं। एक महिला की बॉडी रिकवर हुई है। पूरा गांव वाले लोग जंगली जानवरों से परेशान, उनकी खेती बर्बाद है। और जिस तरीके से बहुत बड़ी दुखद घटना उस सामवलदे गांव के अंदर घटी और लोगों का आक्रोश जायज था, और क्योंकि लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें दिक्कत हैं, लेकिन जहां पर एसएसपी साहब का बयान जो आया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाठी डंडों से और तलवार से असला लेकर के यहाँ पर आए थे। वो कोई सा भी ऐसा वीडियो दिखा दें कि मतलब जिसमें भी वो लाठी लेके तो लोग जाते ही, क्योंकि जंगल का मामला है, थोड़ा सा देखा कि कोई डेड बॉडी है उसको देखने के लिए लोग ग्रामीणों ने भी सहयोग दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर उनको जो परिजन थे जिनके घटना हुई थी उनको ढाढ़स देने के बजाय, और ये ऐसी बयानबाजी थोड़ा गलत है, इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 10 शेल्टर बनाने का फैसला लिया है, जो आपातकालीन स्थितियों में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था प्रदान करेंगे। यह शेल्टर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए बनाए जाएंगे, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शेल्टरों के संचालन के लिए एक नियमावली तैयार की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेल्टरों का उपयोग पूरे साल भर हो सके और आसपास के लोगों को जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करने में कोई परेशानी ना हो। आपदा प्रबंधन विभाग ने उड़ीसा राज्य के डिजास्टर शेल्टर को मॉडल के रूप में लेते हुए इन शेल्टरों को बनाने का फैसला लिया है। यह शेल्टर न केवल चारधाम यात्रा के लिए होंगे, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में उपयोग किए जा सकेंगे। साथ ही आम जनता भी हॉल के रूप में इनका उपयोग कर सकेगी। हम लोग चारधाम यात्रा मार्ग पर लगभग 10 शेल्टर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है हमारी। उसमें हमने टेंडर कर लिया है, फर्म का चयन कर लिया है हमने। वो फर्म डीपीआर बनाएगी, फिजिबिलिटी देखेगी, कहाँ कितनी आवश्यकता है, टूरिस्ट का फ्लो देखेगी, या आपदा की दृष्टि से जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है, या जो ज्यादा रास्ता बंद होता है, कभी लोगों को अकस्मात रुकना पड़ता है, तो उन स्थानों को चयनित किया जा रहा है। ये जनपद चारधाम यात्रा रूट पे ज्यादातर शेल्टर बनाए जाएंगे। एक बार जनपदों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है इस क्रम में, और जहाँ जहाँ जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसको हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से जमीन कितनी उपयुक्त है और आपदा का खतरा कितना है उस जमीन पे है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। देखने के बाद जो जमीन उपयुक्त पाई जाएगी वहाँ डिजाइन किया जाएगा, डीपीआर बनाई जाएगी। पैसे हमारे पास लगभग 39 करोड़ का प्रोविजन है, उसके माध्यम से हम बनाएंगे।
देहरादून के लाखा मंडल क्षेत्र में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने पटवारी जयलाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायत में आरोप थे कि पटवारी किसानों और गरीबों से फर्जी दस्तावेज बनाने के नाम पर नकद और ऑनलाइन अवैध वसूली कर रहा था। ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर डीएम ने कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उन्हें रजिस्ट्रार कानून गो कार्यालय में संबंध किया गया और अर्ध औसत वेतन के समतुल्य भत्ता मिलेगा। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने जनता के साथ फैक्ट्रियों को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रदेश भर में पीटीसीयूएल नए सब स्टेशन का निर्माण तेजी से कर रहा है। पीटीसीयूएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी का कहना है कि लगातार होती ट्रैपिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर नए सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सिलाकुई क्षेत्र में सब स्टेशन का निर्माण होने से फैक्ट्री मालिकों को भी राहत मिलेगी। वहीं इस पूरे काम में बेहतर टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ऊर्जा का भी धन्यवाद, जिन्होंने समय समय पर उत्साहवर्धन करने का काम किया। देखिए, हम बहुत कुछ नए कार्य भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एडीबी के अंतर्गत हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 132 जीआईएस के 4 हैं, जिसमें 132 केवी जीआईएस सर्विस से हमारा लोहाघाट में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस से हमारा जो है खटीमा में है, 132 जीआईएस सर्विस से हमारा धौलाखेड़ा में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस से हमारा आराघर में बन रहा है और 2 220 के बिजलीघर भी हम बना रहे हैं, जिसमें 220 केवी का जीआईएस सर्विस से हमारा सेलेकुई में बन रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी और वो बिजलीघर हम बिफोर टाइम करेंगे, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को जो है लाभ मिलेगा। जो बार बार ट्रिपिंग की समस्या से परेशान होते हैं, लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होते हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा। ऐसे ही रुड़की क्षेत्र में भी हमारा 220 केवी का EIS बिजलीघर बन रहा है और उस पर भी हम समय से पूर्ण करने का हम कार्य करेंगे। पिटकुल का जो लाभ हुआ है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मार्गदर्शन रहता है, समय से उनका अनुरक्षण रहता है और वहाँ पर जो है मार्गदर्शन है, वो अनुसरण करते रहते हैं मीटिंगों में, वहाँ पर करके भी कार्य की प्रगति क्या है, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब का है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। बागेश्वर रिजर्व पुलिस लाइन माल्टा बागेश्वर में वार्ता के दौरान जिले के एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने जानकारी दी कि जनपद पुलिस ने साल 2025 में 9 किलो के करीब चरस बरामद की। एनडीपीसी एक्ट में 37 तस्करों को जेल भेजा गया। वहीं जनपद में साल के 2 चर्चित मामलों में पहला लापता 1 दरोगा और दूसरा एक पुलिस अभिरक्षा से चरस तस्कर फरार। आरोपी महीनों बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। उन्होंने जल्द कार्रवाई की बात कही है। एसपी ने बताया कि साल 2025 में साइबर सेल ने ठगी के कई लाख रुपए बरामद किए थे। इसमें 2025 में जो है जैसे कि आपको पता है नशे के ऊपर हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। लगभग 4 गुना से अधिक स्मैक हमने बरामद की, 20% से अधिक ज्यादा चरस हमने बरामद की है। इसके अलावा हमने PTNDPS में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की है। गैंगस्टर एक्ट में भी हमने नशे के सौदागरों को भेजा है। तो नशे के खिलाफ जो है हम लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जो भी हमने 2025 में प्रयास किए हैं, खासकर CCTV कवरेज को ये करना, टैक्सी रेगुलेशन करना, इसके बारे में भी आपको जैसे हमने बताया। और 2026 में हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये जो प्रयास हमने 2025 में किए हैं इसको और बेहतर तरीके से हम करते रहेंगे और एक सुरक्षित बागेश्वर के लिए और लोगों के सुरक्षा के लिए बागेश्वर पुलिस इस साल में भी पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार रहेगी। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर भालू के असामान्य व्यवहार ने वन विभाग और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह पहली बार है जब भालुओं के व्यवहार में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। वन मंत्री ने बताया कि आमतौर पर जिस समय भालू और अन्य वन्यजीव हाइबरनेशन यानी स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, उस दौरान वे आबादी की ओर नहीं आते थे, लेकिन अब भालू हाइबरनेशन में नहीं जा रहे और लगातार सक्रिय रहकर भोजन की तलाश में गांवों और
रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे व्यवहार का वैज्ञानिक परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे स्वयं के भी जीवन में मैंने पहली बार भालू के इस व्यवहार को देखा, तो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर भालू का ये व्यवहार कैसे ये बना, इसको लेकर हमने निर्देश भी दिया कि इस पर कहीं ना कहीं इसका परीक्षण कराने की आवश्यकता है कि आखिर जो जिस पीरियड में भालू और कुछ और अन्य जीव स्लीपिंग मोड में चल जाते थे, हाइबरनेशन में जाते थे, उस पीरियड में बजाय हाइबरनेशन में जाने के और जिस तरह से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, इस बार भालू का व्यवहार इतना बदला है कि वो लगातार इस तरह के रोज घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। यही कारण था कि हम लोगों ने इसमें पहली बार वन विभाग ने सोलर लाइट देने का प्रावधान किया। उसके बाद हम बुश कटर्स दे रहे हैं ताकि गांव के लोग अपने आसपास जो घास है उसको काटें, और जिसमें कि भालू और जो आपके तेंदुए और लेपर्ड वगैरह इससे अब झाड़ियों के आड़ में न रहें। तीसरा, लगातार अवेयरनेस के लिए कैंपेनिंग की जा रही है। हमारे वन विभाग के लोग लगातार गाड़ियाँ चला के ऐसी डिविजन्स में लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि गांव के आसपास ये जो फूड वेस्ट डालते हैं इसको न डालें, क्योंकि सबसे ईजी टारगेट है, उसके चक्कर में भालू आबादी की तरफ चला आता है। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर सायकालीन गंगा आरती के दौरान गुजरात से आए एक श्रद्धालु को अचानक हृदयाघात हो गया, जिससे वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों में हाहाकार मच गया। सूचना मिलते ही हर की पेड़ी पुलिस चौकी प्रभारी संजीत कंडारी अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और बिना एक पल गंवाए श्रद्धालु को तुरंत अस्पताल भिजवाकर आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई। जानकारी देते हुए हरिद्वार के हर की पेड़ी पुलिस चौकी प्रभारी संजीत कंडारी ने बताया कि कल गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं में एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे अस्पताल इलाज के लिए भेजा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।